अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो राइट्स बेस्ड अप्रोच तो बिल्कुल ही मादूम होती जा रही है पाकिस्तान में। जैसे आपको मालूम है इस वाले से कि जो पाकिस्तान में सिनेरियो चल रहा है खसूसन फंडामेंटल फ्रीडम्स का, और अगर हम खसूसन कॉर्नर स्टोन राइट की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और जिसके साथ जुड़े हुए बाकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गई, असम्बली हो गई, प्रिवेसी के राइट्स हैं, सर्वेलेंस वगैरह के जो इश्यूज है पाकिस्तान में, वो इस वक्त इंतहाई अपने अरूज पर हैं। और इस हवाले से थोड़ी सी हम स्पेस कहीं कहीं देखते हैं, और वो मरहून मिन्नत है डिजिटल स्पेसेस की, यानी कि डिजिटल यानी कि इंटरनेट स्पेसेस जब से पाकिस्तान में आई हैं तो कहीं इक्का दुक्का कोई आवाज़ें आपको सुनने को मिल जाती हैं। इस वजह से हमारे पास एक पाकिस्तान के जो बहुत मशहूर और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जो किरदार अदा कर रहे हैं एक जर्नलिस्ट, उनके वो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनके साथ हम एक नशिस्त रखना चाह रहे थे काफ़ी दिनों से, तो आज हमें मौका मिला है, तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिसको हम राइट की बात करते हैं और जिसको एक्सरसाइज करने की बात आती है, तो जर्नलिस्ट का जो एक रोल है वो बड़ा की है, बहुत पिवटल रोल है। और देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम अगर डिटेल में बात करना स्टार्ट करें, शुरू में जानना चाहेंगे कि जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है असद अली तूर साहब, इनका थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये सहाफ़ी कैसे कैसे इस सारी फील्ड के अंदर इन्होंने जब कदम रखा तो क्या चैलेंजेस उस वक्त थे, और अब जब 2026 की बात कर रहे हैं तो इस वक्त वो चैलेंजेस को क्या देते हैं। थोड़ा सा इनका जो करियर है उसको भी उसके ऊपर नजर डालेंगे। वेलकम करता हूँ असद आपको थैंक यू। अपने प्रोग्राम डायलॉग में। तो 2005 में गालबन आपने साफत में कदम रखा था, दिसंबर 2005। दिसंबर 2005। लगभग तकरीबन हमारा भी वही टाइम था, 2006-07 में हमने भी साफत ज्वाइन की थी। तो उस वक्त जो चैलेंजेस आपने देखे सहाफत के, वो क्या थे अगर थोड़ा सा बता दें, और साथ में जो आपका करियर जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया वो कैसे आपने स्टार्ट किया। अच्छा, हारून से बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए, 2005 में से आज तक ये तकरीबन 20 साल की मेरी जर्नी है। अ, उस वक्त तो मैं प्रोडक्शन से था, मैं कैमरे के सामने नहीं था और मैं रिपोर्टिंग में नहीं था। मैं टॉक शोज के साथ होता था, प्रोड्यूसर था, लाइक एसोसिएट से स्टार्ट किया, फिर करते करते और 2019 तक मैंने यूं ही किया। हाँ, 2016 से मैं जिसे कहते हैं अपने शो के लिए जाके रिपोर्टिंग करता था, कवर करता था, लाइक सुप्रीम कोर्ट से, लाइक पनामा का जो एक हिस्टोरिक ट्रायल था सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरी तमाम हेयरिंग्स मैंने कवर की, उसको पूरा फॉलो किया। फिर उसके बाद बी ऑन एंड ऑफ जो अहम केसेस होती थे उनको सुप्रीम कोर्ट से कवर करता था। और फिर एक वक्त आया कि काजी साहब का रेफरेंस आ गया, काजी साहब के खिलाफ उस वक्त की बाजवा और फैज हमीद वाली रजीम ने, वो पीटीआई का दौरे हुकूमत था, तो उन्होंने वो रेफरेंस कर दिया। और उस रेफरेंस के ऊपर भी बहुत सेंसरशिप थी मीडिया में कि कोई इसको कवर नहीं करेगा, बड़ी लिमिटेड सी उसको कवरेज मिलती थी। तो मुझे जहां पे भी कहीं पे फुटप्रिंट नजर आता था कि ये किसी और की मुदाखलत है, तो मैं उस केस को ज्यादा दिलचस्पी से कवर करता था। तो वो काजी साहब वाला रेफरेंस मैंने कवर करना शुरू कर दिया और उस दौर में मैं उसकी बड़ी लंबी तहरीरें लिखा करता था। तकरीबन मेरी जो मिनिमम स्टोरी थी वो 6300 वर्ड्स की थी, अदरवाइज 7800 वर्ड तक की मैंने स्टोरी लिखी, और वो डेली की हेयरिंग होती थी। और मैं डेली जाता था सुबह, और रात हो जाती थी मेरी स्टोरी फाइल करते, क्योंकि मैं 2-3 बजे हेयरिंग से फारिग हो जाता था। फिर उसको लिखते भी, क्योंकि मैं उस तरह का ना तो सब एडिटर था, ना मैं वो रिपोर्टिंग में था कि मैं बहुत तेजी से टाइप कर सकता था। तो मैं तो, हम तो प्रोडक्शन के लोग होते हैं कि रिसर्च के पॉइंट्स वगैरह देख लिए और स्ट्रिप पे बना लिए, यस, वो पॉइंट्स एंड बुलेट पॉइंट्स बनाए और वो एंकर को ब्रीफ कर दिया, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो लेकिन ये तो पूरा एक वो स्टोरी होती थी और फिर इतनी लंबी होती थी। तो उस स्टोरी ने मुझे बुनियादी तौर पे, आप कहने के कैमरे के पीछे से निकाल के उसने एक आम लोगों में भी एक पहचान देनी। फील्ड के अंदर तो दोस्त जानते थे, लेकिन फील्ड से बाहर जो मुझे पहचान मिलनी शुरू हुई वो उस कवरेज से मिलनी शुरू हुई। 2019 के बाद आप प्रैक्टिकल जिसम क्या रिपोर्टिंग में आपने जब कदम रखा, तो बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसी रेफरेंस था और उसकी ऐसी कवरेज थी कि जो कोई भी नहीं कर रहा था, तो वो मैं कर रहा था। तो जब वो अंधों में काना राजा था, तो काने राजे को वो मिलने लग गई। ये एक इंटरेस्टिंग सा मुझे इसमें एक पॉइंट नजर आ रहा है जो शायद इस पे आप बात नहीं कर रहे।
प्रोडक्शन बिल्कुल एक क्वाइट सीन है जिसमें आप सामने, जैसे आपने खुद कहा, नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी कोई मोटिवेशन तो होगी जिसने आपको कैमरे के फ्रंट पे लाया। और रिपोर्टिंग इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। आपको पता है कि पाकिस्तान में हजारों की तादाद में रिपोर्टर्स मौजूद है, लेकिन जहां आज आप 7 सालों में खड़े हैं अपने आप, जहाँ पे पाते हैं अपने आप को, तो ये इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आप कैमरे के बिहाइंड से फ्रंट पे आ गए? अच्छा, अरुण भाई, मैं शुरू से लाइक एक तो ये था कि मैं आपको शायद थोड़ी सी वो ये बात डाइजेस्ट करने में मुश्किल पेश है, लेकिन मैं जब स्कूल गोइंग भी था तो क्योंकि मेरी अम्मा एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी, उस वक्त वो पढ़ाती थी स्कूल में, तो वो अखबार आती थी हमारे घर में, अम्मा ने लगवाई हुई थी, तो मुझे अखबार पढ़ने का शुरू से एक शौक था। मैं वो काफी वो उस वक्त भी अखबार पढ़ा करता था, तो मुझे एक शौक था कि मैं सहाफी बनूं। और फिर लकीली फील्ड में चांस तो मिल गया, लेकिन प्रोडक्शन का था, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश रहती थी सही कि मैं करूँ। इसलिए मैं खुद अपने एंकर, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए काशिफ वासी साहब का, कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जाके ये ट्रायल्स कवर करना चाहता हूँ, मैं फ्लाई इवेंट्स कवर करना चाहता हूँ। तो इलेक्शन होते थे, मैं कहता था मैं इलेक्शन फील्ड से जाकर कवर करना चाहता हूँ, तो मुझे रोकते नहीं, तो कहते हाँ बच्चा ठीक है, चला जा, ठीक है। तो मैं कवर करता था, मैं अपने नोट्स लेके आता था, उनको ब्रीफ करता था कि ये मैंने देखा, ये हुआ, ये फलाने का, ये फलाने। तो वो एक मैं अपनी वो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी करता था, लेकिन मैं वो कोई तहरीर की शक्ल में नहीं लाता था। सही है। वो मेरे अपने कमरे के अंदर ही वो रहती थी। मैं अपने एंकर को जिसे कहते हैं ना, असिस्ट कर देता था। ठीक है, तो वो फीड दे दी। जी। तो फिर वो जब 2019 में जब ये स्टोरीज करना शुरू हुआ, और फिर जो कि सच्ची बात है, मुझे शुरू में था क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि डिजिटल मीडिया पे लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि लोग इतनी लंबी स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नया दौर के लिए स्टोरीज करता था। तो लोगों ने कहा यार स्टोरी तुम मुख्तसर रखो, मैक्सिमम 1000 वर्ड की रखो, तुम कितनी लंबी स्टोरीज लिख रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं बाल टू बाल कमेंट्री करता था स्टोरी के अंदर। और हैरान कुन तौर पे वो स्टोरी शायद फिर अगेन कहूंगा कि मैं अंधों में काना राजा था कि कोई और कवर नहीं कर रहा था, और लोगों की उस ट्रायल में दिलचस्पी बहुत थी, लेकिन कोई कवर ही नहीं कर रहा था। तो मैं कवर कर रहा था, तो मेरी जो वो 7000 प्लस वर्ड की भी स्टोरीज होती थी, पढ़ी जाती थी। वो अरुण भाई, मैं रात को स्टोरी 10 बजे के बाद आती थी, मैं ट्वीट करके सो जाता था, क्योंकि मुझे सुबह फिर उठ के जाना होता था कोर्ट। और मैं सुबह उठता था तो मेरे लिए एक बहुत इंकरेजिंग जो चीज होती थी उस वक्त, हालांकि मेरे जो ट्विटर पे फॉलोअर थे वो कोई 10-12,000 फॉलोअर थे। सही। और मेरे सुबह जो जब मैं जागता था तो उसके 1200-2000 रीट्वीट्स हुए होते थे। वाह। ठीक है, कि लोगों ने इतनी पढ़ी होती थी। और ये भी होता था कि कई दफा मैं स्टोरी जब मैं आता था उधर से कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं एक ट्वीट करता था, 3-4 बजे का टाइम होता था, स्टोरी कमिंग शॉर्टली। ठीक है। और रात को जब मैं ट्वीट करता था तो मैं जाकर जब अपने ट्वीट को जब पहले किया था तो उसको उस दौर में मैं अपने कमेंट्स पढ़ लिखता था, कमेंट्स पढ़ता था, कई लोगों ने गुस्से में मुझे बुरा भला कहा होता था कि तुम इतना वेट करवाते हो स्टोरी का। कि लोगों को इतना वेट होता था कि स्टोरी शॉर्टली का मतलब तो है कि विदिन 30 मिनट्स या 1 घंटे में आ रही। यस, तो लोग मुझे बुरा भला बकायदा कह रहे होते थे। और डिजिटल के दौर में तो आप 4-5 घंटे लेते, समझे कि बस यस, वही ना, आपने लोगों के सब्र के साथ बहुत खेल लिया। तो लोग कह रहे थे कि तुम कहाँ पे हो, ये हो, तुम दी नहीं अभी तक स्टोरी, ये वो। लोग मुझे बकायदा गालियों में बुरा भला कह रहे होते थे। और इसमें नहीं कि मैं कोई क्या मेरे पे कोई ठप्पा, सिर्फ इसलिए कि स्टोरी का वेट क्यों इतना करवा रहे हो, मैं वेट है। अच्छा, गालियां तभी भी पड़ती हैं? हाँ, अभी भी पड़ती हैं वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं शुरू में उस दौर में कमेंट्स पढ़ लिया करता था, लेकिन पीटीआई ने सच्ची बात है इतनी गालियां दी, इतने गालियों वाले ट्रेंड बनाए कि उसके बाद मुझे आदत पड़ गई कि मैंने कमेंट्स पढ़ने छोड़ दिए। मैं यूट्यूब पर भी कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं ट्विटर पे भी कमेंट्स नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ, और उसका मुझे एक लिहाज से एक फायदा भी है कि मैं कहता हूँ समटाइम हो सकता है मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो अनपॉपुलर हो लेकिन हो ठीक, तो मैं पढ़ूं, लोग उसमें मुझे बुरा भला कह रहे हैं, अनपॉपुलर बात होगी तो उससे मैं कहना छोड़ दूं कि यार इस बात पे गाली पड़ती है। और मैं कहता हो सकता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पॉपुलर बात और लोग वाह वाह करें नीचे आके, तो मैं हो सकता है अगले दिन से पॉपुलर बात करने लग गया कि यार ठीक है, ये लोगों को बड़ा अपील करती है। न्यूट्रलिटी को मैनेज करने के लिए एक अच्छा तरीका है। तो मैं पढ़ते ही कमेंट्स, और उसका अब लाइक मुझे मेरे कुछ जानने वाला हो तो मुझे भेजे कि ये तुम्हारे बारे में फलाने कमेंट किया, तो मैं एक नजर मार लेता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लाइक अभी 2 दिन कबल मेरी एक स्टोरी के ऊपर अलीमा खान साहबा ने ट्वीट किया, कैन यू बिलीव, वो पता नहीं उन्होंने कितने घंटे पहले किया, तो मुझे रात को एक दोस्त ने व्हाट्सएप किया वो कि तुम्हारा एक स्क्रीनशॉट लगा के अलीमा खान ने ट्वीट किया, तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, और फिर मैंने उनको रिप्लाई भी किया। तो मैं इतना लाइक वो उसको बिल्कुल इग्नोर करता हूँ कमेंट्स को या किसी चीज को। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया है उसमें कहते हैं कि इट्स नॉट अ वन वे गेम, इट्स अ टू वे, कि आपने एक्सप्रेशन कर दिया, उसको आप
लेट गो नहीं कर सकते। डेफिनेटली बहुत सारी आवाम है जो आपको फॉलो करती है और वो भी अपनी ओपिनियन का इज़हार कर रहे होते हैं, वो अपना फॉलोअप भी दे रहे होते हैं, फीडबैक भी दे रहे होते हैं, और उसके अंदर वो चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसा एंगल जो मिस हो गया शायद आपकी स्टोरी में, आप उसको भी कवर करें, दैट कुड बी अनदर लीड टू अनदर स्टोरी। तो वो एक आपको लगता नहीं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं? आप एक लिहाज से दुरुस्त कह रहे हैं, और वैसे भी सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि इंटरेक्शन हो, इंटरेक्टिव रहे आप। लेकिन मैं हारून भाई फिर कहूंगा कि जो पीटीआई की, आपको पता, सोशल मीडिया पावर का कोई मुकाबला नहीं है। दैट्स ट्रू। ठीक, तो वो जो एक दौर था ना, उसमें बहुत गाली खाई, ठीक, और बहुत धमकियां भी सही, बहुत कुछ सुनते थे सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें कहा जाता था, ठीक है। मुझे याद है कि मैं कई दफा 3-3 दिन टॉप ट्रेंड में होता था, और वो कोई तारीफ नहीं, गालियों का टॉप ट्रेंड होता था उसमें होता था। और मुझे मेरा दोस्त सिरल, बदनाम जो होगा तो हाँ, नाम ना होगा तो वो मेरा दोस्त सिरल, वो मुझे ना थोड़ा देख के ना कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस होता था उस दौर में, तो मुझे कहता था कि व्हाई यू आर लाइक गेटिंग डिप्रेस्ड, लाइक एंजॉय योर रेलेवेंस, हाउ रेलेवेंट यू आर, कि 3 दिन से तुम ही ट्रेंड किए जा रहे हो, ठीक है। और मैं कहता था कि नहीं यार, मुझे नहीं इसमें कोई दिलचस्पी, ना मैंने नहीं इसमें आना। तो वो उसका इतना ज्यादा एक असर था मेंटल हेल्थ के ऊपर कि मैंने फिर छोड़ दिए पढ़ने। मैंने कहा जो भी है करें। और यकीन मानिए अरुण भाई, उसका एक ओवरऑल, मैं आज भी मैं फील करता हूँ कि उसका एक पर्सनालिटी पर एक असर आया मेरी। मैंने ना सिर्फ कमेंट्स और उसले से मैं थोड़ा हो गया, बल्कि मैं, जो कि मेरे करीबी दोस्त जानते हैं कि मैं बहुत सोशल हूँ, मैं बहुत दोस्त यार है मेरे, मैं उठता बैठता हूँ बाहर, लेकिन मेरा जनरल पब्लिक से जो एक इंटरेक्शन होता है ना, वो अब मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। ठीक है, लोग होते हैं वो खुश होते हैं कि उनको आके मिले, वो मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ। मुझे होता है कि यार मतलब भाई, क्योंकि वो एक इतनी ज्यादा वो हुई कि क्या उसकी वजह कोई कहीं सबकॉन्शियस में वो कोई रिस्क या थ्रेट परसेप्शन कि यार कोई भी आपको अटैक कर सकता है, क्योंकि जिस किस्म का एक्सप्रेशन आप बेबांग करते रहे हैं, वो किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है। बिल्कुल, ज्यादा हमें आपका एक्सप्रेशन लोगों को बुरा ही लगता है। यस, लगता होगा। मुझे याद है कि जब वो मेरे साथ एक वाकया 2021 में पेश आया था, तो उसके बाद बहुत ज्यादा मुझे गद्दारी के वो, अच्छा, ये जो वाकया जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओपन अप कर ही देते हैं। मेरे ख्याल में वो आपके शायद घर फ्लैट में जो जी अपार्टमेंट में घुस आए थे, और तो वो क्या था बेसिकली, क्या स्टोरी थी, और क्यों आपकी, क्या वो फैज वाली स्टोरी थी? बिल्कुल, वो काजी फैसल साहब का रेफरेंस मैं कवर कर रहा था, और उसका काफी बुरा मनाया जा रहा था, मुझे कन्वे किया जा रहा था कि मैं रुक जाऊं। मैं नहीं रुक रहा था। फिर इन मुझे उस दौर में मैं समा टीवी में जॉब करता था, मुझे उस जॉब से निकलवा दिया गया। फिर मेरे पे एक एफआईआर कटवा के कि मैं फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता हूँ, एक ट्रायल शुरू हो गया। वो 4-5 माह ट्रायल चला। इन उस ट्रायल में मेरी एक्विटल होगी। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं, वो रावलपिंडी में चला था मेरा ट्रायल। एक ट्रायल आपका वो भी था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चलता रहा, जी, डेफेमेशन वाला था। जी, वो इसके बाद था 2023 में। जी, वो उसके बाद हुआ ये कि जब ये मुझे याद है, मैं दिसंबर में मेरी एक्विटल हुई, और मेरे एक दोस्त है लाहौर से, हसनैन, वो आए, और एक मेरे इधर दोस्त होते थे स्कॉटलैंड होते हैं, नासिर। तो ये दोनों बैठे रहे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हें ये जॉब नहीं करने देंगे, और जिस किस्म की तुम बातें कर रहे हो, तुम इस तरह से नहीं सर्वाइव कर सकोगे, तो तुम अपना यूट्यूब शुरू कर लो। ठीक। तो मैंने कहा कि यार मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता। मैं आज भी, यकीन करें, मैं कैमरा नहीं फेस कर सकता। मैं इसीलिए, मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि मैं शायद लिख बेहतर लेता हूँ, बोलता बहुत बुरा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं कैमरे का आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं आना चाहता। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैं नहीं, वो एक होता ना आपकी एक फिल्म दी, वो मेरी नहीं है आज भी। और ना ही मेरा शायद अल्फाज का चुनाव भी बहुत आइडियल होता है। तो वो मैं इन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया। कैन यू बिलीव, उन्होंने सुबह 6 बजे तक मुझे इंसिस्ट किया कि तुम करोगे। मैंने कहा मैं कर दूंगा शुरू, मुझे सोने दो। और मुझे आज भी याद है कि उसके तीसरे दिन हुसैन वापस लाहौर गया। उसने मेरे लिए लाइट्स, माइक, सब कुछ खरीदे, और उसने कहा कि ये तुम्हारा ले लिया, लो और करो। और उसके बाद मुझे पहले 10 दिन तक नासिर डेली मुझे पिक करके अपने घर लाता था। वो इधर I8 में उस वक्त रहता था, पीछे 64 नंबर स्ट्रीट में। और वो डेली मुझे मोबाइल के सामने बिठा के मुझसे वीलॉग रिकॉर्ड करवाता था, क्योंकि उसको पता था कि ये भाग जाएगा, ये नहीं बैठेगा, इसको जबरदस्ती इस पे थोपना है।
10 दिन उसने करवाया, उससे मैं फिर आहिस्ता से शुरू हो गया। और फिर उसके पहले माह में ही दोबारा से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया कि बंद करें, क्या आप कर रहे हैं, ये वो, ये नहीं काबिल कबूल। तो मैंने कहा मैं तो करूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा। और सच्ची बात है भाई कि मुझे लगता था कि ये जस्ट धमकियां हैं। मेरे उस दौर में यूट्यूब पर सब्सक्राइबर थे कोई 8-10 हजार, ट्विटर पे थे कोई 14-15 हजार। मैंने कहा कि मैं आई एम नॉट अ बिग फिश कि इनको मैं बॉदर करूं। 8-10 हजार व्यूज इनको क्यों बॉदर करने चाहिए? और 8-10 हजार भी नहीं आते थे, 8-10 हजार तो सब व्यूज तो मेरे 4-5 हजार आते थे। सही। मैंने कहा तो व्यूज कुछ नहीं है यार, ये इनको क्यों बॉदर करेंगे? वो नजर में तो जिसे कहते हैं ना, वो चुम्मा लगा, कोई इनको परवाह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि ये कौन है, नोबडी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा ये नोबडी है, इसके लिए क्या है? तो मुझे लगता था कि शायद वो इसलिए कर रहे हैं कि छोटा मोटा को नीचे से इधर उधर से कर रहा होगा, कहते हैं इसको दबका मारेंगे, मिडिल क्लास बैकग्राउंड का मामूली सा साफिया घबरा के बंद कर देगा। तो मैं उस अपने माइंडसेट में घूम रहा था। मेरी असेसमेंट ये थी थ्रेट की। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जस्ट धमकी है। इन देन वो बात आगे बढ़ने लगी और फिर मुझे बहुत क्लियर थ्रेट्स आने लगे। आई स्टिल रिमेंबर, ये अप्रैल था कि आप ये बंद करें, अब लाइक इट्स टू मच, अब इससे आगे नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो यही करूंगा, मैं तो नहीं बाजूंगा। फिर मुझे आज भी याद है कि वो जो उनकी तरफ से जो आखिर में जो फिर पैगामात आ रहे थे, वो हमारी फील्ड के एक शख्सियत लेके आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि, क्योंकि मैंने कहा एक इसी तरह की एक मीटिंग में जो पैगाम रसा थे, मैंने कहा कि यार देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से चैनल बनाया, ठीक है, मैंने 8-10 हजार अपने फॉलोअर बना लिए, मैं क्यों बंद करूं? ठीक है, तो मैं तो चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि उनसे बात की, फिर उन्होंने मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इसको अगर बहुत ही यूट्यूब करने का शौक है ना, इसको कहो कि ये हेल्थ और एजुकेशन के टॉपिक पे कर ले व्लॉग्स। मैंने कहा मैंने सारी उम्र हेल्थ और एजुकेशन को कवर नहीं किया, ठीक है, मैं उस पर बैठ के जो बात करूंगा ना, बहुत ही भूंगियां मारूंगा। जो हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर समझते होंगे मुझ पे हंसेंगे, ठीक है, कि यार ये क्या बातें कर रहा है, इसको पता ही नहीं इस सेक्टर में काम करता है। मैंने उसको बिल्कुल नहीं कवर कभी किया। मैंने कहा मैंने शुरू से जुडिशरी कवर किया, फौज कवर किया और पॉलिटिक्स कवर किया, मैं इसी को कवर करूंगा। ठीक है। तो वो फिर मुझे आज भी याद है कि मैं शुरू हो चुका था, रमजान का महीना था, और फिर मुझे ये पैगाम आया कि वो ये कह रहे हैं कि ये ईद रेड लाइन है। अच्छा, ईद तक ये नहीं अगर रुकता तो ईद के बाद वी विल फिक्स हिम। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा करने जो करना। और वाकई मैंने उसको भी उतना ही सीरियस लिया जितना पिछली धमकियों को ले रहा था कि नहीं ये तो नहीं होता, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अपना सुकून से ईद घर करने गया, ईद के बाद वापस आया, और जिस रात अटैक हुआ उससे एक रात पहले मेरे कुछ 2 दोस्त मुझे मिलने आए स्पेशली। उनमें एक नासिर है, वो तो जा चुका है, और एक इधर ही होते हैं, वो दोस्त हैं, वो मैं कभी नाम नहीं लूंगा। वो 2 लोग मुझे मिलने आए और उन्होंने हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड का नाम लिया जो लाहौर में है, वो भी इसी फील्ड से है हमारी से। उन्होंने कहा कि उन्होंने इनको कॉल की कि मैं असद को इसलिए कॉल नहीं कर रहा कि मुझे लगता है कि असद बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग पे है, तो असद को जाके पैगाम दो कि मेरा एक यूनिवर्सिटी जूनियर मेरे पास आया, उसने कहा कि मैंने फेसबुक पे आपकी तस्वीर असद अली तूर के साथ देखी है, क्या लगता है आपका? तो मैंने कहा कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो उसने कहा मुझे हायर किया गया था फलां इदारे की तरफ से, अच्छा, 50,000 रुपये मंथली पे, अच्छा, और मुझे कहा गया था कि आपने जो इंडियन यूट्यूबर्स है ना उनके काउंटर वीलॉग्स करने हैं, हम आपको मटेरियल दिया करेंगे। ठीक है। तो कहते मैं हायर, मैंने कर लिया साइन वो कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते बाद उन्होंने बुला के उन्होंने कहा कि ये असद अली तूर है, इसके बारे में आप खुद भी रिसर्च कर लें, हम भी आपको मटेरियल दिया करेंगे, इसके बारे में वीलॉग्स कर रहे थे। कहते मैं निकल के आया तो मैंने सोचा कि यार आपका दोस्त है, आप मुझे कहेंगे कि ये तो मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया। तो उसने कहा कि यार मामला बहुत सीरियस हो चुका है। पहले से भी मेरे दोस्तों धमकियों को बहुत सीरियस ले रहे थे। लाइक एक दिन मैं लाहौर में गया किसी को मिलने के लिए, तो मैंने मोबाइल की बैटरी खत्म होगी और मेरे तमाम दोस्तों में एक अलर्ट घूम गया कि सद उठाया गया। तो मेरे दोस्त धमकियों को सीरियस ले रहे थे और मैं परवाह ही नहीं कर रहा था। तो जब ये मेरे पास पैगाम लेके आए तो मैं सुन के हंसने लग गया। मैंने कहा अच्छा मेरे को वीलॉग्स करवाने इन्होंने? कहता है, मैंने कहा अच्छा वो जो कह रहे थे ईद के बाद फिक्स करना मुझे वीलॉग्स हैं। तो उन्होंने कहा तो पता नहीं। मैंने कहा नहीं अगर वीलॉग है तो बहुत अच्छा है यार। मैंने कहा मेरे अंदर तो कुछ स्केलेटन है नहीं, दुबा के मेरे खिलाफ वीलॉग करवाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा मैं अपना लगा लूंगा। वो खैर मुझे रात 2-3 बजे तक हम बैठे रहे, समझाया। मैंने कहा नहीं परवाह नहीं है। उसको लाहौर वाले दोस्त को मैंने उसको कॉल करो, उसको कहो उस बच्चे का 50,000 रुपया लग गया,
उसको कमाने दो 50,000 रुपया। हाँ, बिल्कुल उससे गिला न करना, उसको कहना कि असद अली तू खुद करे कि दुबा के कर, ठीक है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, चले गए। और अगले दिन मेरे एक और दोस्त हैं, उन बहुत बड़ा उनका प्रॉपर्टी का, उनके ससुराल का इधर एक हाउसिंग सोसाइटी है बहुत बड़ी। उन्होंने भी हाल में एक टीवी चैनल लॉन्च भी किया। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि यार मेरे जो ससुर उनके भाई हैं वो समझना चाहते हैं टीवी चैनल क्या होता है और कैसे लॉन्च होता है, तो कुछ आके ब्रीफ कर सकता है। मैंने कहा जितनी मेरी अकल है मैं आ जाता हूँ। मैं गया F10 में उनके घर पे, मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई कि क्या क्या होता है। और उन्होंने ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम जो हैं कराची और लाहौर में उनसे कॉन्टेक्ट भी करवा दूंगा जो चैनल्स लॉन्च करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं। मेरे सामने बैठ कर उन्होंने सारे नोट्स लिए एडिटिंग के, कितने का इक्विपमेंट होता है, क्या होता है। तो मैं निकला और मैं अमूमन वैसे मैं रात लेट जाता था 11 बजे। उससे मुझे ये फील होता है कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे मेरी गाड़ी को, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसी माइंड से आए कि जिस वक्त मैं अपने अपार्टमेंट में आया करता था। अगर दोस्त मुझे फॉलो कर रहे थे तो वो शायद अटैक शाम 6-7 बजे के बीच में हो जाता। तो मैं उधर से निकला, मैंने सोचा पहले कि मैं दोस्तों की तरफ जाता हूँ, फिर मैंने कहा कि यार जल्दी इस वक्त F11 में रहता हूँ, F10 में वो करीबी अपार्टमेंट है, आज जल्दी अपार्टमेंट चला जाता हूँ। तो मैं आ गया, आके मैंने खाना वगैरह ऑर्डर किया, मैंने खाना खाया और मैं रात को था अपने, मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तो मुझे 10:30 बजे एक दोस्त होते हैं यूके से, उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा कि हम एक स्पेस कर रहे हैं काजी फाइसा के रेफरेंस के ऊपर, तो तुम्हें स्पेस में लेना है। तो लोग क्वेश्चन आंसर करते होते हैं, ट्विटर पे स्पेस उस वक्त में रहनी शुरू हुई थी। मैंने कहा अच्छा ले लो। तो वो कोई उन्होंने, मुझे आज भी याद है, कुछ 10:45 पर उन्होंने स्पेस में मुझे लिया और 10:54 पर मेरे अपार्टमेंट की बेल बजी और मैंने अपनी उसको सिर्फ माइक को म्यूट किया, उनको बता के कोई बाहर आया मैं आ रहा हूँ वापस, और स्पेस से एग्जिट नहीं किया, सिर्फ माइक को म्यूट किया और मैं चला गया। मैं जाके खिड़की से देखा तो मुझे बाहर एक बंदा सा नजर आया, मस्ट बी mid-30s। उसने कोरोना वाला मास्क लगाया था, उस वक्त कोरोना चल रहा था 2021 की बात। जी, थोड़ा सा वो सर पे से गंजे से थे और उन्होंने वो ट्रैक सूट वाला ट्राउजर और टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो नहीं ये जानने वाला। फिर मैंने कहा हो सकता है किसी ने को भेजा हो या शायद को गलती से आ गया हो। तो मैंने दरवाजा खोला, अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था, मैं दरवाजा अंदर की तरफ खोल कर तो मैं उस दरवाजे के बीच में आके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा जी बताइए। तो वो मुझे फील हुआ कि जैसे बहुत ही कोई घबराया हुआ होता है, अच्छा, या जैसे कोई सीढ़ियां आप चढ़े ना 2-3 स्टोरी की, तो आपका सांस नहीं खुला था, इस तरह का उनका अंदाज था। और उन्होंने कहा जी कि वो आपका ना वाशरूम लीक कर रहा है, तो वो मैंने वो ठीक करना था। अच्छा, मैंने 2 सेकंड सोचा, मैं कि मेरा तो वाशरूम भी लीक नहीं कर रहा। और फिर क्योंकि मुझे उस बिल्डिंग में रहते हुए 5 साल हो गए थे, मैं उस बिल्डिंग के प्लम्बर, स्वीपर्स, इलेक्ट्रीशियन, चौकीदार, रिसेप्शन, ईच एंड एवरी बंदे को जानता था और वो बड़ा मुझे प्यार देते थे। तो मैंने 2 सेकंड उसका मुंह देखा, मैंने कहा ये तुम्हारी बिल्डिंग का है ही नहीं स्टाफ का, ये कहाँ से पानी फिक्स करने का कह रहा है। और अरुण भी उसी लम्हे मुझे एहसास हो गया मैंने दरवाजा खोल के गलती कर दी, क्योंकि मैंने एक चीज नोट की, बंदा बहुत गौर से मेरी आंखों में यूं करके देख रहा है ना। तो उससे मुझे एहसास हो गया मैंने दरवाजा खोल के गलती कर दिया। एंड देन फिर मैंने वो लम्हों की है, मैं बयान ज्यादा लंबा कर रहा हूँ। तो मैंने उसे सोचा कि मेरे अपार्टमेंट के बाहर 2 कैमरे लगे हुए थे बिल्डिंग के। मैंने कहा मैं कॉरिडोर में निकल आता हूँ, ठीक है, ताकि अगर ये कुछ करने की कोशिश करेगा तो कैमरों में होगा, मैं शोर करूंगा, नीचे से रिसेप्शन से लोग ऊपर भाग आएंगे, चौकीदार भाग आएंगे, तो कुछ हो जाएगा और अपार्टमेंट्स में लोग भी निकल आएंगे। और मैं अभी ये मैंने दिल्ली में सोचा है और मैं इस पर अमल करने के लिए मैं अभी कदम उठाने ही लगा हूं ना। और आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट कि वो बड़ा प्रोफेशनल था कि वो मुझे मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक, और शायद मेरा आंखों में देखते मेरा दिमाग भी रीड कर रहा था। तो मैंने जब अभी ये सोचा ही है तो उसने एकदम से मुझे फुल फोर्स उसने मुझे पुश किया, तो मैं वापस अपने अपार्टमेंट के अंदर जा गिरा। और फिर वो भाग के अंदर घुसा और उसने पिस्टल निकाल लिया, उसने मेरे इधर सर पे पिस्टल रखा और उसने कहा कि मेरा ताल्लुक ऐसे से, तो शोर नहीं करना, हम गोली मार दूंगा। मैं भी थोड़ा शॉक में हूँ कि क्या होता है। इतना मैंने देखा कि 2 लोग और पीछे जो कि मुझे पहले नजर नहीं आए, शायद वो साइड पे खड़े हुए थे, 2 शलवार कमीज वाले लोग अंदर एंटर हुए, उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई और फिर इसने मुझे कहा कि देखो शोर नहीं करना, हमारा बॉस आ रहा है, वो तुमसे बात करेगा। मैंने कहा कर ली बात। मेरे लाउंज, मेरा 1 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट था, लाउंज में एक 5 सीटर सोफा मेरे पास था
मैंने कहा आ जाए बैठे हैं इस पर, आपके बॉस को बुला लें तो इधर बात कर लेते हैं। तो उसने दूसरे दो की तरफ देखा, तो उनमें से जो थोड़ा हैवी था दाढ़ी वाला, उसने उसको इशारा किया मेरे बेडरूम की तरफ के, नहीं इधर लेके जाओ। तो उसने मुझे गर्दन से पकड़ा था, गर्दन से उन्होंने पकड़ के मुझे बेडरूम की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और बेडरूम में ले आए। पहले उन्होंने मुझे वॉशरूम ले जाने की कोशिश की, तो कुदरती तौर पर उसी दिन मेरे वॉशरूम का बाहर से जो बटन था लाइट जलने का वो खराब हो गया था, अंदर से लाइट अभी भी जल रही थी, वो बटन दरवाजे के पीछे था। उन्होंने बाहर से लाइट जलाई, वॉशरूम की दीवार लाइट ही नहीं जली। उन्होंने 2 सेकंड देखा एक दूसरे की तरफ, फिर उसने कहा कि इधर ही कर लो। तो मैं अभी तक असेस कर रहा था कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो फिर मुझे मेरे बेड के ऊपर उन्होंने पहले जाके मुझे फेंका, और वो एक ने मेरे पास एक हार्ड प्लास्टिक का पाइप पड़ा हुआ था, मैं अपने पैरेट्स को बिठाया करता था उसके ऊपर, उससे वो उठाया, उसने वो 2-3 दफा मुझे मारा मेरी पुश्त पर। तो दूसरे ने उससे कहा कि नहीं बॉस ने कहा था मारना नहीं है, वो आ रहे हैं वो बात करना चाहते हैं। उसका ठीक है। तो उसने उसको इशारा किया मेरी कबर्ड की तरफ, तो मैंने कहा वो कबर्ड की तलाशी लेने जा रहा है। वो गया, उसने मेरी कबर्ड खोली, तो उसने मेरी शर्ट्स निकाल के फाड़ना शुरू कर दी, और फिर उसने वो शर्ट्स 3-4 मेरी फाड़ी। एक लाख उसने मेरे मुंह में ठूंसी, मेरा मुंह बांधा, मेरे बाजू मेरी कमर पे बांधे, मेरे पाँव बांधे, और फिर उसने दूसरे की तरफ देखा, उसने कहा नहीं, और वो फिर गया, उसने मेरी और कुछ शर्ट्स निकालनी, वो फाड़ी। फिर एक और उसने कोट दिया, पाँव के ऊपर भी, हाथों के ऊपर भी, मुंह के ऊपर भी। और फिर वो कहता है कि उसको कि इसकी बॉस के लिए वीडियो बना लो। ठीक है। तो उसने कैमरा निकाला, मोबाइल निकाला और मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और इतने में जो कह रहा था कि वीडियो बनाओ, वो मुझे कहता है कि नारा लगाओ इस्राइल मुर्दाबाद। तो मेरा मुंह बंधा हुआ था, मैंने कहा क्या नारा लगाऊंगा, मैंने मुंह कर दिया। उसने कहा अच्छा अब नारा लगाओ इंडिया मुर्दाबाद, अब नारा लगाओ अफगानिस्तान मुर्दाबाद, अब नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगाओ पाक फौज जिंदाबाद, अब नारा लगाओ ISI जिंदाबाद। मैंने बस लाइक कि मेरा मुंह बंधा, मेरा तो कुछ बोल में नहीं, क्या करवा रहे क्या मुझसे। और दूसरा वीडियो बनाया जा रहा था, मैंने कहा मुंह कर दिया जो मैं कर सकता था। ठीक। उसने कहा वो कैमरा बंद किया, और उससे पहले भी जब मुझे बेड की तरफ ला रहे थे तो मुझे वो उस तरह बार बार ये पूछ रहे थे कि तुम किस मुल्क की एजेंसी के लिए काम करते हो, कितना तुम्हें पे कर रहे हैं कि तुम फौज के खिलाफ बात करते हो ऐसे। मैंने कहा यार मैं खिलाफ बात नहीं करता, मैं एक सहाफी हूँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ, तो रिपोर्टिंग तो हमेशा क्रिटिकल ही होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नहीं तुम बताओ। मैंने कहा यार अगर आप वाकई ऐसे से हैं तो आप मेरे अकाउंट्स देख सकते हैं कितने पैसे आते हैं, अगर तनख्वाह के अलावा कोई आ रहे हैं तो यू कैन मेक मी अकाउंटेबल, कोई अगर मेरी जायदादें हैं उस पर भी अकाउंटेबल है। खैर वो जब ये उन्होंने वीडियो शीडियो बना ली तो उन्होंने फिर मुझे पकड़ के खड़ा किया, और फिर उन्होंने कहा कि चलो वॉशरूम की तरफ। तो मैंने उनका मुंह देखा कि यार मेरे पाँव तुमने बांधे हुए, हाथ बांधे हुए, है कौन है। तो फिर उन दोनों ने मुझे साइडों से एक एक तरफ से पकड़ा, मुझे वॉशरूम की तरफ लेके गए, और वॉशरूम के फिर जाके उन्होंने लाइट जलाई, वॉशरूम नहीं चला, लाइट नहीं जली। फिर एक ने मुड़ के देखा तो वॉशरूम के साथ मेरा शू रैक पड़ा हुआ था, तो उसमें मेरे उसने शूज देखे पड़े हुए, तो कहता है यार देखो फॉरेनर्स के लिए काम करता है ना, इंपोर्टेड जूते पहनता है। अच्छा। मैंने 2 सेकंड दिल में सोचा कि यार इतनी बड़ी एविडेंस मेरे खिलाफ, लाइक इतनी देर की मुझे इंटेरोगेशन चल रही है, एविडेंस आजकल तो हर दूसरा बंदा जो है ना वही ना, मैंने ब्रांड पहनता है, मैंने कहा लाइक अब ये एविडेंस है कि मैं ये इंपोर्टेड जूते पहनता हूँ। अच्छा ठीक है। और फिर उसने एक मेरा शूज का पेयर निकाला, उसने देखा, उसने अपने शूज के पेयर उतारे, उसने मेरा शूज का पेयर पहन के चेक किया, और मैं अभी खड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कर रहे हैं ना। लाइक हरकतें तो बिल्कुल ही जो सुना वो एजेंट्स वाली नहीं मैं कह रहा हूँ कि यार किस किस्म के किस तरह बिहेव कर रहे हैं ना ये। उसने मेरे शूज का पेयर पहन के देखा, फिर उसने दूसरे की तरफ देखा क्योंकि वॉशरूम की लाइट जल रही थी, तो उसको कहता है कि इधर ही कर ले यार, कहता इधर ही, कहता है इधर ही। अब मैं सर्च करने की कोशिश करूँ कि ये क्या कह रहा है कि इधर ही कर लो। तो इतना मुझे थोड़ा सा उन्होंने ड्रैग किया, और फिर एकदम से उन्होंने उठा के मुझे बकायदा फर्श के ऊपर ना यूं पटका। और मैं अपनी माँ की दुआओं को क्रेडिट देता हूँ कि मैं हारून भाई मुंह के बल जमीन पे फुल फोर्स से गया, और कैन यू बिलीव कि मुझे ये जगह बहुत बाद में भी काफी अर्सा तक दर्द रही कि ये मेरी जो हड्डियां थी ये लगी जोर के नीचे, लेकिन मेरा मुंह बिल्कुल बच गया। हालांकि मैं मुंह के बल जा रहा था, ये मुंह बहुत जोर का जमीन पे हिट होना चाहिए था, मेरी ये पसलियां टूट जानी चाहिए थी। शायद उनका टारगेट था कि जाके सर जो है ना उसको बैंग करेगा नीचे जमीन पे, तो शायद व्हाटएवर, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल उसमें ना वो बहुत जोर का नीचे गिरा, लेकिन वो जिस लेवल की मुझे चोट की खदशा था वो नहीं लगा। और उसके बाद जब मैं गिर गया तो वो एक दूसरे को कहता है कि वो जो
थोड़ा हैवी था वो मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गया। मैं क्योंकि मुंह के बल गिरा हुआ था, मेरे हाथ पीछे बैठे थे, उसने ऊपर चढ़ के मुझे इधर से ये मेरे बाजुओं से पकड़ लिया इन जगहों से। और ये जो था दूसरा, ये उसको कहता है कि पक्का नहीं, वो कहता नहीं फिर भी एक और। वो फिर गया, उसने फिर मेरी कुछ शर्टें फाड़ी आई, उसने तीसरा कोट दिया मेरे मुंह के ऊपर, मेरे हाथों के ऊपर, मेरे पैरों के ऊपर, और फिर मेरे ऊपर बैठ के उसने मेरे बाजू बड़ी जोर से पकड़ लिए। और मैं इसको देखता हूँ, ये मेरे सामने आता है और ये आके पिस्टल का बुलेट चैम्बर करता है। एंड फॉर अ सेकंड फर्स्ट टाइम आई थॉट के बस गया, दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट मी। और वो ये बुलेट चैम्बर में करके वो मैगजीन निकाल लेता है, और मैगजीन निकाल के वो अपने ट्राउजर की जेब में डालता है, और फिर वो चलता हुआ आता है। तीसरा बंदा इधर साइड पे खड़ा हुआ है, वो आके मेरे ऊपर इधर मुझे याद भी याद है घुटना सा रख के बैठता है, और एकदम से वो उस पिस्टल के बट जो है वो मेरी कोहनियों पे मारने लग जाता है। तो मुझे जिंदगी में इतनी ऐसी तकलीफ ना पहले हुई ना दोबारा हुई। बहुत खौफनाक किस्म की वो दर्द थी, और मैं उस वक्त ना तो चीख पा रहा था ना आवाज निकाल पा रहा था, और मैं बड़ी अजियत में था। और वो बट मारी जा रहा था मेरी कोहनियों के ऊपर, और एक बंदा मेरे ऊपर बैठा हुआ था, उसने मुझे पकड़ा हुआ था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो मैं तकलीफ में अपना मुंह यूं यूं हिला रहा था, तो जो तीसरा खड़ा हुआ था इसने एकदम आके मेरे मुंह के ऊपर 2-3 ठोकरें मारी बड़ी जोर की इस जगह के ऊपर, और फिर इसने मेरे मुंह के ऊपर पांव रख के उसको फर्श के अंदर बिल्कुल मसल दिया कि ये चेहरा ना अपना हिला सके। तो भी ये हो ही रहा है, और उसी सेकंड में ही उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती है। वो कॉल आ जाती है तो ये दोनों भी हड़बड़ा के उठ पड़े कि इसका मोबाइल क्यों चल रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने उसको धक्का दिया कि मोबाइल तेरा क्यों हो रहा है ये वो। तो वो कहता है, उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकालता है, वो कॉल चल रिजेक्ट करता है। जब ये हुआ ना, तो अरुण भाई वो फर्स्ट मोमेंट था कि मुझे लगा कि अब मुझे अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है। तो मैं जाहिर बात है वैसे तो बंदा हुआ था, उनसे हाथापाई तो कर नहीं सकता था, लेकिन मैंने उस फर्श के ऊपर बिल्कुल मछली की तरह ना तड़पना शुरू कर दिया, रोल होना शुरू कर दिया, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। तो उसने देखा, उसने उसको, वो जो थोड़ा मोटा था दाढ़ी वाला, उसने कहा कि इसको पकड़ो। उसने 2-3 दफा ग्रिप में लेने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना मुझ में जोर था ना मैंने लगा दिया था उसको, ठीक है। और मैं तड़पता रहा फ्रिज के ऊपर। तो फिर वो उसको कहता अच्छा रुक जा, और फिर रुक के फिर वो उसने कहा निकलो, ये इशारा किया। तो तीनों निकले, और फिर उन्होंने दरवाजे में जाते मुझे कहा कि शोर नहीं करना, हम तुम्हें गोली मार देंगे, हम जा रहे हैं। तो फिर चले गए। मैं 1-1.5 मिनट फिर भी तड़पता रहा, मैंने मुझे डर लग रहा था कि शायद ये भी मेरे होंगे, दोबारा पकड़ लेंगे। तो जब 1-2 मिनट गुजर गए, वो नहीं आए, फिर उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से बैठ के मैं बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को खड़ा किया, और फिर मैं अपने पाँव को जोड़ के उस तरह हल्का सरकाता मैं बाहर निकला। और तब तक कपड़ा मेरा वो उसकी ठोकरें मारने की वजह से थोड़ा लूज हो चुका था। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत बाहर निकल के आवाज निकाली, और फिर कुछ इर्द गिर्द के अपार्टमेंट से लोग निकल आए, फिर नीचे से रिसेप्शन वाले भाग के आ गए, फिर उन लोगों ने मुझे खोला। तो वो ये था बस सारा। सही, बड़ा तकलीफ दे सारा वाकया है। हम इसको अगर जहन में विजुलाइज करें तो डेफिनेटली हमारे भी जो और मैंने आपको बहुत तवील सुना है, अदरवाइज ये हार्डली 3 से 4 मिनट की कार्रवाई थी, सही जितना उन्होंने टाइम लगाया। नहीं, लेकिन जाहिर बात आपने उसमें जो तकलीफ जिससे आप गुजरे हैं वो एक चीज आपने एक्सप्लेन करके बताइए, ताकि हम उसको फील भी कर सके। और डेफिनेटली मैं तो बैठे हुए यहाँ पे फील कर रहा हूँ कि यार किस किस्म की तकलीफ होगी और कैसे वो लम्हात हो गए जिसमें आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे।